हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो स्टोरी देबांशु सरकार ने कोरा पर शेयर किया है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप डर की दास्तान चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, एक गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये स्टोरी मेरे चाचा की है, जो कि उन्होंने ये स्टोरी मुझे सुनाई है, तो मैं आप लोगों को अपने चाचा की जुबानी सुनाता हूं। बात 17 नवंबर 1996 की है, जब मैं 21 साल का था। मैं अपने घर हरनाई जा रहा था, अपने दादा दादी के घर, जो कोंकण एरिया में है। मैंने मुंबई से दोपहर बाद निकलने का प्लान किया था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिससे मेरी ट्रैवलिंग में देरी हो गई। हरनाई कोंकण का एक मशहूर समुद्री गांव है। हरनाई जाने के दो रास्ते हैं, एक खेड़ डापोली के रास्ते जहां आपको NH3 पकड़कर भराना नाका तक जाना होता है, और दूसरा रास्ता है गोरेगांव, अंबेट, मांडनगढ़, केलशी, अंजरले होकर, जहां आप तोले पर NH3 छोड़ते हैं। तोले एक गांव का नाम है, ये टोल बूथ नहीं है, और गोरेगांव के बाद अंदर का रास्ता लेते हैं। यह रास्ता छोटा है, लेकिन रात में काफी सुनसान और अकेला होता है। क्योंकि मुझे देर हो रही थी, मैंने यही रास्ता लिया। रात के करीब 11:30 बजे मैं मांडनगढ़ के बाहर केलशी की तरफ जा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक लड़की मेरी कार को हाथ देकर रुकने का इशारा कर रही थी। सड़क के राइट साइड एक छोटी पहाड़ी थी और थोड़ी दूर पर एक घर था। शायद वहीं से वो लड़की आई होगी। फिर भी मैंने अपनी कार रोक दी। वो लड़की करीब 15 से 16 साल की लग रही थी। वो पैसेंजर सीट के पास आकर खिड़की पर दस्तक देने लगी। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया और उसकी तरफ देखा। वो बहुत प्यारी दिख रही थी। उसने सलवार सूट पहन रखा था और ठंड से बचने के लिए अपना दुपट्टा कानों के चारों तरफ लपेटा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने जवाब दिया, मला अंजरलेला जायचमा है, अर्जेंट आहे सोटतोस का। मुझे अंजरले जाना है, जरूरी है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मैं करीब 7 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद बोर हो गया था और वैसे भी देरी हो चुकी थी, क्योंकि अंजरले मेरे रास्ते में ही था। मैंने सोचा कि उसे छोड़ देता हूं, कम से कम गाने सुनने और ड्राइव करने के बजाय किसी से बात करने का मौका तो मिलेगा। वो लड़की पैसेंजर सीट पर बैठी और हम आगे बढ़े। कुछ देर बाद हमने बातचीत शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम रत्ना है और वो अपने मामा से मिलने मांडनगढ़ गई थी। रात की 10 बजे वाली आखिरी बस छूट गई थी और उसे जल्दी अंजरले पहुंचना था, क्योंकि वो 10वीं में थी और सुबह जल्दी स्कूल जाना था। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और मैंने पूछा कि उसके मामा ने इतनी रात में उसे अकेले जाने कैसे दिया। उसने बताया कि वो तो पहले ही जल्दी निकलना चाहती थी, लेकिन मामा ने कहा कि खाना खाने के बाद छोड़ देंगे। लेकिन अचानक मामा को बुखार आ गया तो उसे खुद ही निकलना पड़ा। रास्ते में हम अलग अलग मुद्दों पर बातें करते रहे। करीब 1 घंटे बाद हम केलशी पार कर चुके थे और अंजरले के पास पहुंच रहे थे। तभी उसने मुझसे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने गाड़ी रोकी और चारों तरफ देखा। मेरी राइट साइड एक बीच था और लेफ्ट साइड एक छोटी पहाड़ी थी। वो लड़की गाड़ी से उतर गई। मैंने उससे पूछा कि वो कहां जा रही है, तो उसने जवाब दिया कि उसका घर पहाड़ी के पीछे है। मैंने उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ने की पेशकश की, लेकिन उसने सख्त लहजे में कहा, नहीं, यहां तक ही, आगे नहीं, फिर कभी मिलूंगी, तुम जाओ। मैंने उसकी आवाज में बदलाव महसूस किया। वो अंजरले गांव की ओर इशारा कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे ऐसी नजर से देखा कि मैंने और कुछ न कहना ही सही समझा। मैं गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ गया। आधे घंटे में मैं अपने दादा दादी के घर पहुंचा और वो दोनों मुझे इतनी देर से आते देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें पूरा वाकया और रत्ना से हुई मुलाकात के बारे में बताया। दोनों ने मुझे उस जगह पर दोबारा रुकने से मना किया, क्योंकि वो इलाका
रात में हॉन्टेड माना जाता है। तब मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए उनकी बात को अनसुना कर दिया और सोने चला गया। मेरे पास कुछ ही छुट्टियां थीं, तो मैंने सुवर्णदुर्ग किला देखने का प्लान बनाया, जो कि वो किला आइलैंड पर है, जैसे जंजीरा और सिंधुदुर्ग। मैंने हरनाई की पिछली ट्रैवलिंग में कुछ दोस्त बनाए थे और हमने अंजरले बीच पर एक दिन बिताने का फैसला किया। कुछ समय बीच पर बिताने के बाद जब हम आराम कर रहे थे, मैंने देखा कि एक शख्स पहाड़ी से नीचे आ रहा था। वो लगभग 40 साल का आदमी था और हमें देखकर हैरान था, क्योंकि अंजरले बीच काफी सुनसान रहता है। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, तो उसने बताया कि वो पहाड़ी के दूसरी तरफ रहता है। अचानक मुझे कुछ याद आया, यही वो जगह थी जिसका जिक्र रत्ना ने किया था। मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं। मैंने उससे पूछा कि क्या आसपास कोई और घर है, तो उसने कहा कि वहां सिर्फ उसका घर है और बाकी सब खेत हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या वो रत्ना नाम की किसी लड़की को जानता है। मेरे ये पूछते ही उसने अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसने कहा, दादा, रत्ना माझी मुलगी होती, 10 वर्ष झाली गेली ती। रत्ना मेरी बेटी थी, वो 10 साल पहले गुजर गई। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। मैं कुछ पलों तक एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। यह कैसे मुमकिन था कि जिस लड़की से मैं कुछ दिन पहले मिला था, वो 10 साल पहले मर चुकी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 2 रात पहले रत्ना को ठीक उसी जगह पर उतारा था। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा। फिर मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, कैसे मैंने उसे मांडनगढ़ से उठाया था जब उसके मामा बीमार पड़ गए थे और उसकी आखिरी बस छूट गई थी। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर मुझे दूसरी कहानी सुनाई। रत्ना सच में उस रात मांडनगढ़ से ही लौट रही थी जब उसकी मौत हुई थी। उसका भाई तब मांडनगढ़ में था, जो बीमार हो गया था, और रत्ना ने बस छूट जाने के बाद एक कार में लिफ्ट ली थी। उसी जगह पर उस कार का एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि ड्राइवर थका हुआ था और ड्राइव करते हुए सो गया था। ड्राइवर कई चोटों के साथ बच गया, लेकिन रत्ना की मौके पर ही मौत हो गई थी। मैं अब भी सैटिस्फाइड नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं किसी और लड़की से मिला था जिसका नाम भी रत्ना था। मैं उनके साथ पहाड़ी के दूसरी तरफ उनके घर तक गया। जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ, मैंने दीवार पर एक लड़की की तस्वीर देखी जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं था, ये वही लड़की थी जिससे मैं कुछ दिन पहले मिला था। वो किसान की बेटी थी जिसकी 10 साल पहले मौत हो गई थी। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या होता अगर मैंने जिद की होती कि मैं उसे उसके घर तक छोड़कर आऊं, तब वो कैसी हरकतें करती। मैं उससे 17 नवंबर को मिला था और हैरानी की बात यह थी कि उसके भाई ने बताया कि ठीक उसी दिन 10 साल पहले उसकी मौत हुई थी। मेरी रीढ़ में ठंडा पसीना दौड़ गया। मैंने उसकी फैमिली से सीरियस होकर पूछा कि क्या किसी ने कभी उसकी मौजूदगी महसूस की है या पिछले 10 सालों में किसी ने उसे देखा है जैसा मैंने देखा था। तो सबने नामे जवाब दिया। मैंने अंजरले, हरनाई और केलशी गांव में भी कुछ पूछताछ की कि क्या किसी ने मांडनगढ़ से किसी लड़की को लिफ्ट दी है, लेकिन मुझे एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने उसे कभी देखा हो। मेरी छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं उसी रास्ते से वापस अपने घर गया। मैं उसके ख्यालों से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था और जितनी हो सके उतनी सफाई पाने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि मैं जिस लड़की से मिला था वो उसी किसान की बेटी थी, क्योंकि उसकी तस्वीर देखकर मुझे ये साफ समझ आ गया था। उसने जिस रात के बारे में बताया था, वो उस रात की सभी बातें 10 साल पहले की रात से पूरी तरह मिल रही थीं, जब उसकी मौत हुई थी। मेरे मन में कुछ सवाल रह गए थे। 1, ये 10 सालों में वो कहां थी? 2, 10 साल बाद अचानक वो क्यों वापस आई? 3, इतने लोगों में से उसने ठीक 10 साल बाद मुझे ही क्यों चुना? 4, उसने ये क्यों कहा, मैं फिर मिलूंगी? क्या मेरा उससे फिर सामना होने वाला था? मुझे एक बात का यकीन था कि उसका मुझे डराने या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसके पास पूरा मौका था, क्योंकि मैं उसके साथ लगभग 1 घंटे तक था। वक्त के साथ धीरे धीरे रत्ना से हुई मुलाकात की यादें धुंधली पड़ने लगीं। मैंने एक नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी और ऑफिस के काम और बाकी चीजों में काफी बिजी हो गया था।
अब कुछ साल हो गए थे, मैंने हरनाई की यात्रा नहीं की थी। हालांकि मैंने अपने दादा दादी से मुंबई में मुलाकात की थी जब वो मुझसे मिलने आए थे। ऑफिस से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार मैंने किसी तरह 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और हरनाई जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने हरनाई जाने का सोचा, रत्ना की यादें अचानक से वापस आ गईं। फिर मैंने सोचा कि क्या इस बार मैं उससे फिर मिलूंगा? अगर मिल गया तो क्या होगा? मैं उससे क्या पूछूंगा? अगर वो सच में मिली तो वो क्या करेगी? इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मैं उस मुलाकात का इंतजार कर रहा था। मैंने मुंबई से देर से निकला ताकि रात 11 बजे तक मांडनगढ़ पहुंच जाऊं, लेकिन इस बार उसका कोई निशान नहीं था। मैंने 10 मिनट तक उसी जगह रुककर इंतजार किया, ये सोचकर कि शायद वो फिर से दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सोचकर कि वो बस एक इत्तेफाक था। मैं आगे बढ़ गया। 1 और साल बीत गया और इस बार मैं फिर से हरनाई जा रहा था, क्योंकि मेरे दादाजी ने अपने घर पर परिवार के सभी सदस्यों का एक गेट टुगेदर रखा था। मेरे मम्मी पापा पहले ही निकल चुके थे और मुझे कुछ दिन बाद उनके साथ जुड़ना था। एक बार फिर मैं मुंबई से देर से निकला था। रोजमर्रा की बिजीनेस के चलते रत्ना के बारे में सोचना भी कुछ समय के लिए बंद हो गया था। मैंने तोले फाटा पर NH3 छोड़ा और रात करीब 11:30 बजे मांडनगढ़ पहुंचा। जैसे ही मैं उसी जगह पहुंचा जहां से मैंने उसे करीब 3 साल पहले अपनी कार में बैठाया था, मैं फिर से उसे देखकर हैरान हो गया। इस बार वो मुझे हाथ देकर नहीं रोक रही थी, बल्कि उसे उम्मीद थी कि मैं खुद रुकूंगा। जब वो मेरी कार के करीब आई, मैंने अपनी घड़ी देखी और तारीख 17 नवंबर दिख रही थी। उसने चुपचाप कार का दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। वो वही सलवार सूट पहने थी और उसके चेहरे पर वही शांति थी जैसे 3 साल पहले थी। मुझे उसकी मौजूदगी से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। जैसे ही हम आगे बढ़े, उसने मुझसे पूछा, मी कौन है तुला कलाला आहे, भीति नाही वाटत तुझ? तुम्हें अब मेरे बारे में पता है, क्या तुम डर नहीं रहे? कि मैंने उसे बताया कि मैं उसके बारे में जानकर हैरान हूं, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है कि उसका मुझसे कुछ बुरा करने का इरादा नहीं है। उसने समझदारी से सिर हिलाया, लेकिन मुझे चेतावनी दी कि सब लोग उसके जैसे नहीं होते और कुछ सच में बुरे होते हैं। मेरे मन में कई सवाल थे। उसके साथ पहली मुलाकात के बाद मैंने पैरानॉर्मल दुनिया में इंटरेस्ट लिया था और इस टॉपिक पर बहुत कुछ पढ़ा था और कुछ लोगों से मिला था, और अब मेरे पास मेरी कार में एक पैरानॉर्मल मौजूदगी बैठी थी। ये अपने आप में एक अनोखी साइटोशन थी। मैंने उससे एक के बाद एक सवाल किए और उसने सभी का बहुत अच्छे से जवाब दिया। जो जानकारी उसने दी वो इतनी डिटेल थी कि मैं सब नहीं बता सकता। मैंने इस टॉपिक पर पहले कई किताबें पढ़ी थीं और उसकी बातें मेरी पढ़ाई की कंफर्मेशन कर रही थीं। मैंने उससे पूछा कि उसकी मौत के बाद वो 10 साल तक कहां थी, तो उसने बताया कि वो भूवर लोक में थी, सटल बॉडी के रूप में, जो पतली हवा से बना होता है। मैंने पूछा कि उसने मुझे 10 साल बाद ही क्यों चुना, तो उसने कहा कि क्योंकि मैं पहला आदमी था जिसके साथ वो सबकॉन्शियस लेवल पर बात कर सकती थी। हमारे बीच कोई और संबंध था जो उसने नहीं बताया। सभी लोग पैरानॉर्मल इकाइयों के साथ बातचीत नहीं कर सकते और उनके लिए भी सभी लोगों से बात करना संभव नहीं होता। मैंने पिछले साल हरनाई जाते समय उसे क्यों नहीं देखा? वो उस रात मानव रूप नहीं ले सकी, हालांकि वो मुझे इंतजार करते हुए देख रही थी। मैंने पूछा कि वो इस सिचुएशन में कितनी देर रहेगी और कब दिखेगी। उसने बताया कि उसकी जिंदगी का कुछ साल और रहना था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई, इसलिए उसे वे बाकी के साल बिताने थे इससे पहले कि वह स्वर्ग लोक में जाए या भूलोक में पुनर्जन्म ले। मैंने पूछा कि इसका समय कितना होगा, लेकिन उसने कहा कि उसे ठीक नहीं पता। मैंने पूछा कि अगर मैं कभी या कहीं उससे मिलना चाहूं तो क्या होगा। उसने बताया कि उसे जगह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो बार बार मुझसे नहीं मिल सकती, क्योंकि इससे पैरानॉर्मल इकाइयों पर लगे सख्त रिस्ट्रिक्शंस में दखल होगा और इससे उसकी भूअर लोक में रहने का टाइम बढ़ जाएगा। हम उस जगह पहुंचे जहां उसकी मौत हुई थी और उसने मुझे उस इंसिडेंट के बारे में बताया कि ये कैसे हुआ था। वो हादसे के बाद तुरंत ही कार से फेंके जाने के बाद मरी थी और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया था। हमने कुछ समय तक बातचीत जारी रखी। वो मौत के करीब लोगों को पैरानॉर्मल जीवन में ढलने में मदद कर रही थी। ये उसका काम था। कुछ समय बाद उसने कहा कि अब उसे जाना है। मैंने पूछा, माला पुनः भेंटशील? उसने कहा कि वो मुझे कहीं भी मिल सकती है।
जैसा कि उसने पहले कहा था, लेकिन मुझे बहुत सावधान रहना होगा और अकेला होना चाहिए, और ये मिलन शाम के बाद होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि मुझे इंश्योर करना होगा कि हमारी मुलाकातें ज्यादा बार ना हो। मैंने उसे अश्योरेंस दिया कि मैं उसके वर्ल्ड में दखल नहीं दूंगा, और जब उसके लिए पॉसिबल होगा तब खुशी से उससे मिलूंगा। मैं अपनी कार में बैठ गया और मैंने कार को आगे बढ़ा दिया। ये मेरी उससे दूसरी बार मुलाकात थी। उसके बाद मेरा रत्ना से लगभग 1 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरे पापा ऑफिस से रिटायर हो गए थे और हम शहर के बाहरी इलाके में एक नया घर ढूंढ रहे थे। हमने एक अपार्टमेंट लगभग फाइनल कर लिया था और डील साइन करने वाले थे। प्रॉपर्टी डीलर से कीमत और बैंक से लोन के बारे में डिस्कशन करने के बाद मैं एक लंबे दिन के बाद थका हुआ घर लौट आया। मुझे खाने के बाद टहलने की आदत है, लेकिन उस दिन मैं इतना थका हुआ था कि बस अपने अपार्टमेंट की छत पर ही चला गया। जब मैं छत पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने छत पर ऊपर नीचे टहलना शुरू किया और जब मैं तीसरा चक्कर लगाने लगा तो मैंने देखा कि छत के दूसरे कोने में कोई खड़ा है। मैंने सोचा कि यह कौन हो सकता है, क्योंकि दरवाजा मेरे पीछे था और मुझे यकीन था कि वो उस रास्ते से नहीं आया। नॉर्मल स्पीड से चलते हुए मैं उस आदमी के पास पहुंचा और देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि रत्ना थी। इस बार वो मेरी छत पर आई थी। उसे देखकर मैं खुश हुआ, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने सीधे कहा, उस घर में मत जाना, मैं आज सिर्फ यही बताने आई हूं, वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मैं हैरान रह गया, उसने ऐसा क्यों कहा? वो अपार्टमेंट वाकई बहुत अच्छा था और हमने प्रॉपर्टी डीलर के साथ बहुत मोल भाव किया था। मैंने बैंक से लोन लेने में भी काफी मेहनत की थी और अब ये लड़की मुझे रोक रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे उस अपार्टमेंट को लेने से क्यों मना कर रही है, लेकिन उसने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। उसने सीधे कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, बस इतना ही। मुझे उसकी आवाज में एक डेफिनाइट कंसर्न और अर्जेस महसूस हुआ, जिससे उसने हमें वहां जाने से रोकना चाहा। उसी पल मैंने डील कैंसिल करने का फैसला किया। मैंने उसे बताया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए छत के दूसरे कोने में चली गई और जैसे ही मैं देख रहा था वो हवा में मिल गई और गायब हो गई। बाद में मुझे पता चला कि उस अपार्टमेंट के पिछले मालिक की अनयूजुअल तरीके से डेथ हुई थी और उससे पहले वहां एक और अनयूजुअल डेथ हुई थी। शायद यही वजह थी कि रत्ना मुझे वहां से दूर रखना चाहती थी। मेरे और रत्ना के साथ कुछ और मुलाकातें हुई। मैंने एक बार उससे पूछा कि क्या मैं उसका फोटो ले सकता हूं, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने मुझे मौत के बाद के जीवन और वेरियस टाइप्स की पैरानॉर्मल इकाइयों के बारे में कई जानकारी दी और उस पावर हाउस के बारे में बताया जिसे हम गॉड कहते हैं। मेरी पत्नी ने भी उसे एक बार देखा था जब हम शादीशुदा नहीं थे। मुझे उस दिन की तारीख याद है, 10 सितंबर 2005 वो आखिरी बार हमें दिखी। उसने कहा कि अब उसका एक नए लाइफ में जाने का टाइम आ गया है और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसने हमें आशीर्वाद दिया और बिना वापस आए चली गई। आज तक मैंने उसे फिर से नहीं देखा। मैं बस यह उम्मीद करता हूं कि वो जहां भी है खुश रहे। मुझे वंडर होता है कि हमारे बीच ऐसा क्या था जो उसे बार बार लौटने पर मजबूर करता था। मुझे लगता है कि हमारे बीच जरूर कोई रिलेशन था। आप लोगों को ये रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।